सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर है। इससे पहले हम काफी चैप्टरों की चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं हमारी हो चुकी है, प्रस्तावना हो चुकी है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हमारे हो चुकी है। इसमें खास तौर से आपको ध्यान ये रखना है कि क्लास 12th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12th का जो राजनीति विज्ञान का चैप्टर था, जिसमें से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य है, वो वर्तमान के चैप्टर से हटा दिए गए। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान में 2020 में राजनीति विज्ञान की क्लास 12 के सिलेबस में है, और इस चैप्टर का नाम है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, इसके अंदर हम जो मैटर पढ़ने वाले हैं, हम पहले तो पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ, दूसरा हम पढ़ेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी संघात्मक शासन की विशेषताएं और कौन कौन सी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संघीय व्यवस्था कैसे कहते किसे। अब यहाँ एक शब्द लेते हैं हम संघ, एक शब्द लेते हैं संघ। देखें भारतीय संविधान में कई बार, अगर हम संघ की बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे फेडरल। ये फेडरल शब्द भारतीय संविधान में कई बार भी अंकित नहीं है, और इस फेडरल शब्द के स्थान पर जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में फेडरल शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ, राज्यों का संघ शब्द उल्लेखित है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी सीधे संघ शब्द लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संघ शब्द नहीं होते हुए भी भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर शुद्ध संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। अगर हम सीधे पूछा जाता है भारत की शासन व्यवस्था है, तो हम एग्जाम आंसर देंगे भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब यहाँ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। देखें ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का समान भागों में विभाजन पाया जाता हो। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ यह है कि शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का समान रूप से विभाजन होना चाहिए। समझ लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य समान रूप से शक्तियों का विभाजन पाया जाता हो, शक्तियों का विभाजन पाया जाता हो। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां समान रूप से प्राप्त हो,
केंद्र अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो और राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो। यानी यहाँ पर जो राज्य है, जो केंद्र की इकाइयां हैं, वो इकाइयां संप्रभु होगी, वो केंद्र के अधीन नहीं होगी, केंद्र से वो स्वतंत्र होगी, वो संप्रभु इकाइयां होगी। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां भी पाई जाती हो, केंद्र और राज्यों के मध्य समान रूप से शक्तियों का विभाजन पाया जाता हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान में कहां पर है और सबसे पहले कहां पर स्थापित हुई थी। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसकी सर्वप्रथम स्थापना, यानी सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी अमेरिका में। सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, वो पर कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। यहां ध्यान ये भी रखना है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान था वो अमेरिका का था, और अमेरिका के संविधान से ही संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1789 में। हमको पता है कि 1787 में फिलाडेल्फिया में द्वितीय सम्मेलन हुआ था, और फिलाडेल्फिया के द्वितीय सम्मेलन के अंदर अमेरिका का जो संविधान था वो लिखा गया, और ये जो संविधान था इसके अनुरूप अमेरिका में जो शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो 1789 में हुई थी। तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत 1789 में हुई, और अमेरिका विश्व का प्रथम देश था जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अब देखें अमेरिका के अतिरिक्त हम वर्तमान में चर्चा करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से देशों के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो वर्तमान में हम अमेरिका की चर्चा कर सकते हैं, अमेरिका के अतिरिक्त हम कनाडा की चर्चा कर सकते हैं, कनाडा के अतिरिक्त हम स्विट्जरलैंड की चर्चा कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की चर्चा कर सकते हैं, भारत की चर्चा हम कर सकते हैं। तो ये वह देश है जिसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त और भी खूब सारे देश है, ये वे देश है जिनके अंतर्गत वर्तमान में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब देखें संघात्मक शासन व्यवस्था की निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो ये संघात्मक शासन व्यवस्था है इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो किसी भी संघात्मक शासन, जो कोई भी संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार की रहेगी, और यहाँ इसकी चर्चा करने का मूल महत्व ये भी है कि भारत, हम विशेष तौर से आप टॉपिक देख सकते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था के आधारभूत तत्व की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अमेरिका से तुलना करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों में काफी अंतर है। तो ये अंतर हम संघात्मक व्यवस्था के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर अलग अलग समझ सकते हैं। संघ के निर्माण की प्रक्रिया, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दो प्रक्रिया है। दो तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण हो सकता है और हुआ है, जिस प्रकार से एक में एग्जाम्पल के तौर पे हम अमेरिका ले सकते हैं और दूसरे में हम एग्जाम्पल के तौर पर भारत की चर्चा कर सकते हैं। तो प्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था में अनेक संप्रभु इकाइयां आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करती है, एक संघ का निर्माण करती है। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं जैसे अमेरिका। तो प्रथम प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो अनेक संप्रभु इकाइयां, यहाँ अनेक संप्रभु इकाइयों का मतलब है राज्य। तो राज्य, अनेक स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर के एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका का हुआ है। यहाँ विशेष बात ये रहती है कि ये जो इकाइयां हैं, ये इकाइयां कैसी होती है? संप्रभु होती है, यानी ये इकाइयां स्वतंत्र होती है, और जब इनकी इच्छा होती है तो ये संप्रभु इकाइयां राज्य से पृथक हो सकती है।
संघ से पृथक हो सकती है, ये स्वतंत्र हो सकती है। मूल बात यहाँ ये भी है कि ये जो इकाइयां होती है, जब अनेक स्वतंत्र इकाइयां मिल करके एक मजबूत संघ का निर्माण करती है, तो ये मजबूत संघ का निर्माण होता है वो किसी समझौते या संधि का परिणाम होता है। और जब इकाइयां की जो शर्तें होती है वो शर्तें पूरी नहीं होती है तो ये संघ अपने आप टूट सकता है। यानी यहाँ पर इकाइयों को संघ से स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त है। अब समझते हैं दूसरी प्रक्रिया। यहाँ दूसरी प्रक्रिया के अंदर किस प्रकार होता है कि यहाँ पर एक जो सरकार होती है, जो मजबूत सरकार होती है, वो कार्य कुशलता की दृष्टि से अपने शक्तियों का विभाजन करती है। किस प्रकार करती है? कार्य कुशलता की दृष्टि से शक्तियों का विभाजन बड़ी करती है। तो यहाँ देखते हैं कि एक बड़ी इकाई, यहाँ एक बड़ी इकाई का मतलब है संघ। एक बड़ी इकाई कार्य कुशलता की दृष्टि से, कार्य कुशलता की दृष्टि से शक्तियों का इकाइयों में विभाजन, शक्तियों का इकाइयों में विभाजन करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं भारत, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं भारत। यहाँ देखें, यह जो एक बड़ी राजनीतिक इकाई, यहाँ पर जो एक बड़ी राजनीतिक इकाई होती है, ये राजनीतिक इकाई क्या है? ये एक बड़ी राजनीतिक इकाई संघ है। और यहाँ पर जो संघ है वो अपनी शक्तियों का विभाजन क्यों कर रहा है? संघ अपनी शक्तियों का विभाजन कार्य कुशलता की दृष्टि से करता है, यानी संघ के जो कार्य है वो चलाने आसान हो जाए, और इस दृष्टि से संघ इकाइयों को शक्तियां बांट देता है। तो यहाँ सीधा सा मतलब सेकंड के अंदर ये हुआ कि यहाँ पर जो इकाइयां हैं वो संप्रभु इकाइयां नहीं है, और संप्रभु इकाइयां नहीं है तो इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार भी प्राप्त नहीं। अब देखो, स्वतंत्र होने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो ये संधि या समझौते का परिणाम भी नहीं है। तो सेकंड में देख सकते हैं जिस प्रकार भारत, यहाँ पर भारत के अंदर यानी भारत की संघीय व्यवस्था के अंदर कोई भी राज्य केंद्र से पृथक होने का दावा नहीं कर सकता है। ये विवाद भी अपन समझ सकते हैं कि 16वें संविधान संशोधन, 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी इकाई को, यहाँ इकाई का मतलब राज्य है, किसी भी इकाई को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये नोट डाल करके देख सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी संघ, किसी भी इकाई को यानी किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं। तो कुछ ये सामान्य बातें थी जो आपको समझना जरूरी था। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की, और ये टॉपिक मूल रूप से क्लास 12 राजनीति विज्ञान का है, और वर्तमान का जो 2020 का सिलेबस अपडेट हुआ है उस सिलेबस में शामिल है। पहले हमने चर्चा की कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द लिखा हुआ नहीं है, और संघ के स्थान पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा हुआ है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ
स्टेट। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ, तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं हुआ और इसके स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो सामान्य अर्थ हुआ कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियां है वो दो समान भागों में विभाजित हो, जिसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। और ये सामान्यतः जो समान भागों में विभाजित होती है वो होगी केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य होगी। तीसरी बात लिखी, सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, अमेरिका में हुई और अगर सन पूछ लिया जाए तो होगी 1789 में। वर्तमान में कौन कौन से देश है जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये वे देश है जहां वर्तमान में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर एक बार सवाल पूछा गया था कि संघ का निर्माण कितने प्रकार से होता है, या इसकी प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो संघ के निर्माण की प्रक्रिया के दो प्रकार है। पहला प्रकार जिसके अंदर क्या होता है कि अनेक संप्रभु इकाइयां मिलकर के एक मजबूत संघ का निर्माण करती है, जिस प्रकार से अमेरिका। और दूसरा होता है जिसमें एक बड़ी राजनीतिक इकाई कार्यकुशलता की दृष्टि से अपने शक्तियों का क्या करती है, विभाजन करती है, और जिसमें हम ले सकते हैं भारत। और जो सेकंड प्रकार है, इसके अंदर किसी भी इकाई को यानी किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार है वो प्राप्त नहीं होता। इस सामान्य चर्चा के बाद हम लौटते हैं मूल सवाल पर। यहाँ से ध्यान रखें, इसमें से छोटे सवाल आपके एक नंबर के जो मैंने बताया वो बन सकते हैं, इसमें बड़े सवाल आपके 3 बनेंगे। पहला बनेगा जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, और दूसरा जो सवाल है वो बन सकता है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, इस भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के तत्व कौन कौन से हैं वो बन सकता है। या आपका तीसरा जो सवाल है वो बन सकता है कि वर्तमान में भारतीय संघ की जो संघात्मक प्रवृत्तियां हैं, यानी कौन कौन सी जो प्रवृत्तियां वर्तमान में है उन पर चर्चा के लिए तीसरा सवाल बन सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपके इस चैप्टर से 3 ही सवाल बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। देखें, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो आज चैप्टर पढ़ा है इसी में से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो भी राइट आंसर लिखेगा मैं क्वेश्चन जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद अंतिम में पूछूंगा, और जो भी राइट आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा। जो भी इसका राइट आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा। आप इसके नोट्स साथ साथ में बना सकते हैं और साथ साथ में आप लिख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त जो छोटे बड़े एग्जाम है उन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता है। 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 अब देखें, सबसे पहली विशेषता ले रहे हैं हम अर्थ को याद करो। ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियां समान रूप से 2 भागों में विभाजित हो क्या कहलाती है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो अर्थ भी पहली विशेषता भी सीधी हो गई, शक्तियों का विभाजन। पहली विशेषता क्या हो गई, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है जिसके अंतर्गत शक्तियां हैं वो समान रूप से विभाजित होती है। यहाँ पर शक्तियों के विभाजन के आगे लिख सकते हो, संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन पाया जाता है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां
केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजित होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियां होती है वो किस किस के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित होती है। देखें, संघात्मक शासन व्यवस्था की मूल विशेषता यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां समान रूप से दो भागों में विभाजित होनी चाहिए। लेकिन अगर हम भारत की चर्चा करते हैं तो समान रूप से विभाजित नहीं है। शक्तियों के विभाजन की जो भारतीय संविधान में चर्चा की गई है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, शक्ति विभाजन की चर्चा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हुई है? शक्ति विभाजन की चर्चा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में हुई है। अगर आपको याद हो तो हमने इस संबंध में एक वीडियो बनाया था जिसमें पहली थी केंद्र और राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते, तीसरी शपथ, चौथी थी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 5वीं एसटी प्रशासन, 6ठी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और 7वीं अनुसूची थी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और इस संबंध में जो अनुच्छेद है 246, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का उल्लेख है? 3 सूचियों का उल्लेख है। और इन 3 सूचियों के द्वारा जो शक्तियों का विभाजन किया गया। ये 3 सूचियां कौन कौन सी है जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में, जिसमें प्रथम सूची है संघ सूची। जिसमें प्रथम सूची कौन सी है? संघ सूची। तो संघ सूची में जो भी विषय है इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। संघ सूची में जो भी विषय है इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको? केंद्र सरकार को। यानी केंद्र सरकार संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है। संघ सूची में विषयों की संख्या प्रारंभ में 97 थी, 97, और वर्तमान में अगर हम विषयों की संख्या का पता करें तो वर्तमान में 99 है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय? वर्तमान में संघ सूची के अंदर 99 विषय, और प्रारंभ में संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। दूसरी सूची की चर्चा करते हैं तो राज्य सूची। दूसरी सूची की चर्चा करते हैं तो राज्य सूची। और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को। किसको है? राज्य को। राज्य सूची में जो विषय है उन पर जो राज्य सरकार है वो कानून बना सकती है। सामान्य स्थिति में राज्य सरकार वो कानून बना सकती है, विशिष्ट स्थिति की बात अलग हो जाएगी। जैसे अनुच्छेद 252 लागू होता है, 352 लागू होता है, आपातकाल लागू होता है, तो उस समय जो राज्य सूची के विषय है वो अपने आप केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। तो सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्यों का। राज्य सूची में जो प्रारंभ में विषय की संख्या थी वो थी 66 विषय थे, और वर्तमान में जो राज्य सूची है इसके अंदर विषयों की संख्या है वो है 61। वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 61। जो तीसरी सूची है, तीसरी सूची है जिसका नाम है समवर्ती सूची। तीसरी सूची का नाम क्या है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको? समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को। केंद्र व राज्य दोनों। तो समवर्ती सूची में जो विषय उल्लेखित है उस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में प्रारंभ में जो विषयों की संख्या थी वो थी 47 थी। और अगर हम वर्तमान की बात करें
तो वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52। तो आप देख सकते हैं कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में 5 विषय, पहले यहाँ पर 66 थे, 61 हुए और यहाँ से 48 थे तो 52 हो गए, यानी 5 विषय। ये जो 5 विषय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब ये 5 विषय परिवर्तित किए गए तो राज्य सूची में विषयों की संख्या जो 66 थी वो बढ़कर 61 हो गई और समवर्ती सूची में जो प्रारंभिक विषयों की संख्या 47 थी वो बढ़ करके 52 हो गई। अब यहाँ तक समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र और राज्य दोनों का है। अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं और अगर उनमें विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, बनाया गया कानून लागू होगा। यानी समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं और आपस में कोई विवाद होता है तो विवाद की स्थिति में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया वो लागू होगा, राज्य वाला कानून लागू नहीं होगा। इन तीनों सूचियों का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246 में और कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अब जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उनको अवशिष्ट शक्तियां नाम दिया गया। जो इन दोनों में शामिल नहीं है उनको नाम क्या दिया गया? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां। अब जो इन दोनों में शामिल नहीं थे वो अवशिष्ट विषय में, अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में शामिल कर लिया गया। और जैसे जब ये तीनों सूचियां बनी थी और कुछ विषय ऐसे थे जो उस समय नहीं थे और बाद में अस्तित्व में आए, जिस तरीके से देख सकते हैं साइबर अपराध। तो साइबर अपराध जैसे विषय उस समय नहीं थे और बाद में अस्तित्व में आए, तो बाद में जो भी विषय आए वो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल कर दिया गया। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। तो अवशिष्ट विषय है इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्पिटिशन के हिसाब से ध्यान रखना, ये जो अवशिष्ट शक्तियों की जो अवधारणा थी, अवशिष्ट शक्तियों की जो अवधारणा थी, ये अवधारणा कनाडा से ग्रहण की गई है। ये अवधारणा है वो कहां से ग्रहण की गई है? ये कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों की जो अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। यहाँ तक 2 सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 तरीके के सवाल। पहला बनता है कि भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली? भारत ने, ये नोट डाल करके आप अलग लिख सकते हो, नोट डाल करके लिख लेना। भारत में संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था वो अमेरिका से ली है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश से ग्रहण की? अमेरिका से। लेकिन दूसरा, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया, केंद्र की ओर झुकाव वाली, केंद्र की और झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था, केंद्र की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था भारत ने कहां से ली? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से।
क्या हो जाएगा, कनाडा से। तो भारत की जो वर्तमान की संघात्मक शासन व्यवस्था है वो कनाडा की व्यवस्था का अनुसरण करती है। अपन इन तीनों सूचियों के द्वारा और अवशिष्ट शक्तियों के द्वारा देख सकते हैं कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र को ज्यादा दी गई और राज्यों को शक्ति कम दी। देखिए संघ सूची पर संपूर्ण जो कानून है वो केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में सामान्य स्थिति में राज्य बना सकते हैं, लेकिन जब आपातकाल लागू होगा तो केंद्र सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के अंदर विवाद हो जाएगा तो कानून किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा बनाया हुआ लागू होगा। चौथी बात अवशिष्ट शक्तियां, तो सारी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई। तो अपन इसको विस्तृत रूप से देखते हैं तो राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई और जो हमारी शासन व्यवस्था का झुकाव है वो केंद्र की ओर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था भारत ने किस देश से ली है, कनाडा से ली है। और सीधा पूछा जाता है संघात्मक व्यवस्था भारत ने किससे लिए, तो अमेरिका से ली है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, ये केंद्र को अधिक शक्तियां दिए जाने के कारण और केंद्र की स्थिति मजबूत होने के कारण और राज्य केंद्र से अलग होने का दावा भी नहीं कर सकते। 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा कह दिया गया कोई भी राज्य केंद्र सरकार से पृथक नहीं हो सकता, यानी पृथक होने का वो दावा भी नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाए और राज्यों का जो अस्तित्व है वो केंद्र पर निर्भर करता है। और इसलिए कहा गया है कि भारत ये भी नोट डाल के याद कर लेना, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कैसे हुआ? विनाशी राज्यों का मतलब ये है कि भारत अगर चाहता है, यानी केंद्र सरकार अगर चाहती है तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, यानी केंद्र राज्य में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य केंद्र से पृथक नहीं हो सकते, राज्य केंद्र से पृथक नहीं हो सकते। और इसलिए कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसको कई बार उल्टा कर लेते हैं, जैसे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कौन सा देश है, जैसे इस तरीके से यहां लिख देते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। तो किस देश को कहेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ? अब निर्माण की प्रक्रिया पर चले जाओ वापस। निर्माण की दो प्रक्रिया थी। पहली प्रक्रिया में संप्रभु इकाइयां आपस में मिलकर के एक मजबूत केंद्र का निर्माण करती है, जैसे अमेरिका। तो पहली इकाई के अंदर जो संघ था वो संधि या समझौते का परिणाम था। इसका मतलब ये था कि जैसे संधि या समझौते की शर्त भंग होती है तो राज्य पृथक हो सकते हैं, और राज्य पृथक हो जाएगा तो अपने आप जो संघ है उसका विनाश हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विनाशी राज्यों अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कौन है? अमेरिका। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। यहाँ अविनाशी राज्य कैसे? जैसे हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की बात कही तो हमने कहा था कि वह अनेक संप्रभु इकाइयों का संघ है। संप्रभु इकाइयों का मतलब ये था कि राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु है, अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और केंद्र सरकार राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संविधान में राज्यों का अलग संविधान है, उनकी व्यवस्था अलग है और वो राज्य से स्वतंत्र है, राज्य से संप्रभु है। तो इस कारण केंद्र सरकार को राज्यों का विनाश नहीं कर सकती। इन दोनों को थोड़ा सा मोस्ट है, ध्यान रखना ना। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भारत और अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ अमेरिका। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों में कोई परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य केंद्र सरकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता हो गई। हम भारतीय संविधान की दूसरी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा लिखो अगर नहीं लिखा तो, और नंबर 2 डाल के लिखो। दूसरी विशेषता लिखो नंबर 2 डाल के। मैं मिटा रहा हूं वापस, शायद आपने इसको लिख लिया होगा।
भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की मैं दूसरी विशेषता लिख रहा हूं, नंबर 2 डाल के लिखूं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखें, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कैसे हो गई? तो अपन देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित होती है, और जब केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित होती है तो दोनों के मध्य विवाद भी होता होगा। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित पाई जाती है, और इन शक्तियों को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद भी होता है। तो इन दोनों के विवाद होने पर एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों की निष्पक्ष निपटारा कर सके। तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है। तो लिख सकते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। समझ में आ गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है वो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्यों? क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपन जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, और ये शक्तियां के विभाजन को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद होता है, और इन विवादों के निपटारे हेतु किसकी आवश्यकता होती है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। यहाँ यह ध्यान रख लेना, अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जगह अगर लिखा मिल जाए एकल न्यायपालिका, तो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि न्यायपालिका की जो संरचना है भारत में वो एकात्मक संरचना है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, इस तरीके। तो यहाँ पर अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जगह अगर एकल न्यायपालिका लिखा हुआ मिल जाए तो वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो जाएगी। तीसरी बात, संघात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता लिखो, सर्वोच्च संविधान। सर्वोच्च संविधान। अब सर्वोच्च संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कैसे होगी? कि अपन जानते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। अगर ये शक्तियां कहीं पर भी लिखी हुई नहीं होगी तो संघात्मक शासन व्यवस्था का चलना संभव नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जो ये विभाजित शक्तियां होती है, स्पष्ट बंटवारे के लिए एक संविधान का होना जरूरी है, सर्वोच्च संविधान का होना जरूरी है। दूसरी बात कि अगर संविधान नहीं होगा, केंद्र की शासन व्यवस्था किस प्रकार की चलेगी, राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी, तो इसका उल्लेख होता है वो कहां पर होता है? संविधान में होता है। अगर संविधान नहीं होगा तो केंद्र अपनी मर्जी से चलाएगा, केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करेगा और राज्य केंद्र में हस्तक्षेप करेगा। तो शक्तियों के बंटवारे हेतु एक लिखित संविधान का, यहाँ हम लिख सकते हैं सर्वोच्च एवं लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान की संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो सर्वोच्च संविधान का होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन हेतु, किसके मध्य? केंद्र व राज्यों के मध्य
शक्तियों के विभाजन हेतु केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन हेतु एक लिखित होगा तो स्वाभाविक रूप से अपने आप निर्मित हो जाएगा। लिखित, निर्मित एवं सर्वोच्च संविधान का होना आवश्यक है। सर्वोच्च संविधान का होना आवश्यक है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी तो सर्वोच्च संविधान का होना आवश्यक है, क्योंकि केंद्र की शासन व्यवस्था वो भी संविधान के अनुसार चलेगी और राज्य की शासन व्यवस्था वो भी संविधान के अनुसार चलेगी। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, सर्वोच्च कौन होता है? न केंद्र सर्वोच्च होता है न राज्य सर्वोच्च होता है। संविधान के अनुरूप केंद्र की शासन व्यवस्था चलती है और संविधान के अनुरूप राज्य की शासन व्यवस्था चलती है। तो अपन कह सकते हैं कि सर्वोच्च संविधान होता है, न केंद्र सर्वोच्च होता है न राज्य सर्वोच्च होता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, लेकिन दोनों में जो सर्वोच्च है वो संविधान है, क्योंकि शासन व्यवस्था चलती है वो संविधान के अनुरूप ही चलती है। अगली ले सकते हैं यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। चौथी विशेषता लिख दूं, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। यहां देखें, प्रथम सदन होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जो द्वितीय सदन होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। जब प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया सब जगह अलग अलग, जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो वहां शुद्ध संघात्मक शासन व्यवस्था मिलती है और वहां पर राज्यसभा में जो राज्य उनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया। राज्य बोले छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि राज्यसभा में चुने जाएंगे। लेकिन भारत में जो राज्यसभा के सदस्य उनको चुनने की प्रक्रिया अलग है। भारत में राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो उस राज्य से ज्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में चुने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। दूसरी बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। अगर गोवा जैसे छोटे क्षेत्र की बात करते हैं तो 1 जाता है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 3 सदस्य जाते हैं। भारत में राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो सबको समान रूप से नहीं दिया गया। यहाँ राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? क्वेश्चन बन सकता है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनसंख्या के अनुसार या जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसे ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जिस राज्य से जनसंख्या कम होगी वहां से कम प्रतिनिधि चुने जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। हमने चर्चा की थी कि संघात्मक शासन व्यवस्था भारत की संघीय शासन व्यवस्था के आधारभूत तत्वों में, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों में हम चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्था की विशेषता और इसके बाद भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं और वर्तमान में संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे भारतीय संविधान में जो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है उनकी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो जिसमें से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो सुनिए, विश्व में सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कब और किस देश में हुई? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। विश्व में सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कब एवं किस देश में हुई? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम सबसे ऊपर लिखा
जाएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।